आज फ्रीडम एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट आया है, यानी पुरानी तारीख़ को मिटाकर एक नई तारीख़ लिखने का जो मंसूबा बनाया गया है, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके अपनी तारीख़ को ख़त्म करने की जो साजिश की गई है, उस पे हम आपके सामने आज गुफ्तगू करना चाहते हैं। उस पार्लियामेंट को जिसकी एक तारीख़ है जहाँ से ऐलान हुआ था कि यह मुल्क आज़ाद हुआ है, आधी रात में जवाहरलाल नेहरू ने जब ये ऐलान किया था, जब दुनिया सो रही थी, कि एक नए सूरज का आगाज़ हुआ है, एक ऐसा हिंदुस्तान जो सांझी विरासत को लेकर सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा, उस इमारत को ख़त्म करने, उस इमारत को जहां इस मुल्क में नए हिंदुस्तान का तस्वुर पैदा हुआ था, उस इमारत को जहां अम्बेडकर ने एक ऐसा कानून दिया था जिस पे पूरी दुनिया रश कर रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे वक्त में जब इस मुल्क में ख़जाने खाली हो गए हैं, यहाँ के नौजवान बेकार हो गए हैं, यहाँ के मज़दूर भूखे मर रहे हैं, यहाँ का किसान दिल्ली के अतराफ़ में अपने इंसाफ मांगने की भीख मांग रहा है, ऐसे वक्त में एक ऐसी इमारत की बुनियाद रखी गई है जिसमें कहा गया है कि एक नया पार्लियामेंट बनेगा। वो पार्लियामेंट वो होगा जिसमें ना कोई अपोजिशन का लीडर होगा, ना प्रेसिडेंट होगा, ना स्पीकर होगा, सिर्फ एक शख्स होगा और उसकी तख्ती लगेगी और ये कहा जाएगा कि ये नया हिंदुस्तान बन गया है। सोचिए ज़रा इस पे तफसील से आपसे बात करेंगे, लेकिन ये सोचने का मकाम है कि हम किस सिमत चल पड़े हैं, कहाँ हमारी मंजिल थी और हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं, ये समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपको मालूम है कि दुनिया की कोई तहजीब हो या कोई मुल्क हो, वो अपनी तारीख़ पे नाज करता है, उसकी इमारतें, उसका कल्चर, उसको महफूज करता है, ये उसकी धरोहर होती है। दुनिया में कहीं भी जाइए, मैंने देखा है स्पेन में जो 700 साल पहले जो मुस्लिम हुकूमत के ज़माने में जो इमारतें बनी थी, जो मस्जिदें बनी थीं, वो आज वैसे ही कायम हैं और उनको वो अपनी धरोहर समझते हैं। इसी तरह से मैंने सेंट्रल एशिया में देखा, चाहे वो समरकंद हो या बुखारा हो, उस वक्त की सारी इमारतें रशियन हुकूमत ने महफूज रखी और ये वहाँ की धरोहर है। हमारे मुल्क में पुरानी तारीख़ें इतनी मौजूद हैं, हमारा इतना पुराना कल्चर है कि जिस पे हमको नहीं पूरी दुनिया को नाज है। बदनसीबी से आज की हुकूमत जो हमारी है, उसकी समझ में ये बात नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि ये नफ़रत और तासुब में झुलसी हुई एक ऐसी सोच है जिसने पूरी कौम को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। उसको मुग़ल सराय से परेशानी है क्योंकि ये कभी मुग़लों की सराय रहा करती थी। उसको इलाहाबाद से परेशानी है, उनको मुख्तलिफ सड़कों के नाम से परेशानी है और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनको वो तारीख़ी इमारत, वो पार्लियामेंट जिसने तारीख़ लिखी गई, उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और एक नए पार्लियामेंट की बुनियाद रखी गई है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, इंग्लैंड की वो पार्लियामेंट जहाँ से पूरी दुनिया पे उन्होंने हुकूमत चलाई थी, कानून बनाए थे, वो छोटी सी बोसीदा इमारत पर उनको नाज है, वो आज भी कायम है। फ्रांस की इमारत हो, पार्लियामेंट हो, पुर्तगाल की हो, इटली की हो, दुनिया ने अपनी पार्लियामेंट्स को महफूज करके रखा है। वो कई 100 साल पुरानी इमारतें हैं। लेकिन ये सोच जो एहसास कमतरी की है, उसने एक 10 दिसंबर 2020 को एक नई बुनियाद रखी। ये वो पार्लियामेंट है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में 15 अगस्त सन 47 को जब आधी दुनिया सो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया था कि ये एक आज़ाद मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, एक नए सूरज का आगाज़ हुआ था। ये वही पार्लियामेंट है
जहां अंबेडकर ने अपना एक ऐसा आइन पास कराया था जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें पटेल, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, कृपलानी, लोहिया, न जाने कितने लोगों की यादें मौजूद हैं। ये वही पार्लियामेंट है जहां न जाने कितने कवानीन पास हुए इस मुल्क को बनाने और संवारने के लिए। आज उस पार्लियामेंट को भी दरकिनार किया गया और एक ऐसी बुनियाद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने रखी जिसका पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कोई यकीन ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पहले और आखिरी दिन जाता है। वो कह रहा है कि हम एक नया पार्लियामेंट बनाएंगे। वो ये पार्लियामेंट जिसमें मौलाना आज़ाद, हिफ्ज़ुर रहमान, रफ़ी अहमद किदवाई और न जाने कितने मुस्लिम लीडरान की शिरकत ने इस पार्लियामेंट को जमहूरियत की और सेकुलरिज्म की बुनियाद रखकर ये साबित कर दिया था कि ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। उस पार्लियामेंट को ख़त्म करके एक ऐसी पार्लियामेंट की बुनियाद रखी गई और ऐसे वक्त में रखी गई जब पिछली पार्लियामेंट में किसानों के कानून को ख़त्म करके, ज़िम्मेदारी के कानून को ख़त्म करके किसानों को हुकूक दिए गए थे। आज वही किसान दिल्ली के बाहर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, कारपोरेट से बचाने के लिए पूरे एहतजाज कर रहा है। उस वक्त आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसे नए पार्लियामेंट की बुनियाद रख रहा है जहां प्रेसिडेंट हमारी तरह टेलीविज़न पे ये इवेंट देख रहा है, जहां का नायब सदर जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है वो भी नदारत है। स्पीकर जो हाउस का लीडर होता है, जो कप्तान होता है, उसका कहीं वजूद नहीं है। एक नया पार्लियामेंट जो आ रहा है, आप समझिए वो क्या होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स होगा, एक आवाज़ होगी, न कोई अपोजिशन होगा, न कोई स्पीकर की वैल्यू होगी, सिर्फ एक आवाज़ सुनाई पड़ेगी। उस पार्लियामेंट की बुनियाद ऐसे वक्त में रखी गई जब इस मुल्क में ख़जाने खाली हो गए थे। इस मुल्क का नौजवान अपने ही घर में बोझ बन गया था। तालीम याफ्ता नौजवान को नौकरियां नहीं थीं, वो अपने ही घर पे बोझ था। किसान मर रहा था, गरीब भागा हुआ फिर रहा था, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी। ये सब के सब ख़त्म होने के बाद एक नए पार्लियामेंट की बुनियाद रखी गई। ये सोचिए क्यों हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब मुख्तलिफ लोग ये एहसास करना बंद कर दें कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है और किस सिमत इसको जाना है, जब कोई कौम वक्त हक नहीं होती एकजा, उस मुल्क उस कौम का हाकिम उस कौम का हाकिम ही उसकी सज़ा होती है। यही हुआ है हमारे साथ, लेकिन हम आज भी खामोश हैं। ये सब हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आज की हाकिमों को मुसलमानों की एक गर्दन मिल गई है। वो उनसे पूछते हैं कि भाई तब ये मुल्क मज़हब के नाम पे बटा था तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? तुम क्यों नहीं गए? तुमने क्यों अपने ख़ानदान को बांट दिया? क्यों अपने खून को बांट दिया? जिसके कहने से तुम रुके हो उसको तो हमने मार दिया है, और जिसको तुमने अपना लीडर बनाया था उसको हमने किताबों से और तारीख के पन्नों से निकाल दिया है बाहर। फिर जो बचे हैं लोग वो अपनी पार्टी को बनाने और संवारने में लगे हैं, तुम्हारी फिक्र क्यों करेंगे? सोचिए ज़रा इस बात को। वो तुम्हारी फिक्र क्यों करेंगे? जो कुछ और बच गए हैं वो दौलत और शोहरत कमाने में मसरूफ़ है। ऐसे में ये मुल्क किस सिमत चल दिया है? एक प्राइम मिनिस्टर हमारा है जो कभी जवाब ही नहीं देता। एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते थे जब पार्लियामेंट में, आपको मालूम है कि जब चाइना पे ने हमारे साथ दराजी की और हम पे सन 65 में हम पे अटैक किया, 62 में जब हम पे अटैक किया, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 डिबेट में हिस्सा लिया
और ख़ुद जवाब दिए हर चीज़ के, लेकिन रुसवाई भी सुनी, शिकायतें भी सुनी, बुराई भी सुनी, लेकिन पार्लियामेंट में हाजिर होकर अपना हिसाब दिया। और ये प्राइम मिनिस्टर जो एक नए पार्लियामेंट की बुनियाद और शिलान्यास करता है, जब पुलवामा में हमारे शहीद हुए 42-45 सिपाही फौजी, और जब कश्मीर के अंदर लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में चाइना हमारे उसमें अंदर आ गया, तो पार्लियामेंट को फेस भी नहीं किया और मुख्तलिफ अंदाज से ये ऐलान कर दिया कि यहाँ कोई आया नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर ये दस्तूर है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में हफ्ते में एक दिन और राज्यसभा में एक दिन सवालों का जवाब देना पड़ता है। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने एक डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आज वो एक नए पार्लियामेंट की बुनियाद रख रहा है। सोचिए, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने पार्लियामेंट की अज़मत तक को नहीं रखा, आज तक उसने पार्लियामेंट में जवाब तक नहीं दिया, वो किस तरह का पार्लियामेंट बनाने जा रहा है। कभी सोचिए तो ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। हमको सोचना चाहिए कि हम अगर आज के दिन भी एकजा नहीं होते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अदल से हमारे साथ फरेब किया है, कभी नकाबें ओढ़कर, कभी लबादा ओढ़कर। ये सोच लीजिए कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो एकजा हो जाइए, तासुब से बचिए, और अगर आप नहीं बचे तो ये मुल्क बचने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान ऐसी जगह खड़ा है कि वो सिर्फ इन अल्फाज में मैं बयान कर सकता हूँ कि पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे, मगर एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। हमको ये सोचना पड़ेगा, क्या यही हमारी मंजिल थी? क्या इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था? हम किधर जा रहे हैं? कहाँ हमारी मंजिल थी? हम कहाँ आके खड़े हो गए? ये वो सोच, ये वो फिक्र है जिसमें आज के नौजवानों को सोचना पड़ेगा। आज ये मुल्क ऐसी जगह खड़ा है कि अगर आज भी हमने हक बात पर एकजा नहीं हुए तो फिर ये मुल्क वो मुल्क नहीं रहेगा जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। आज की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये सियासत हमको कहाँ से कहाँ लेके चली गई। हमने जिस सियासत को अपनाया है वो हमें ज़वाल और तबाही की तरफ लेके जा रही है। इसीलिए हमने अपनी दिल की बात आपके सामने फ्रीडम एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से रखी है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सियासत को अगर वो गलत रास्ते पे चली जाए तो वो इंसान को वहशी बना देती है, और अगर सियासत सही की जाए तो फिर वो इंसान को इंसान बनाकर इस दुनिया पर एक रहम करती है, एक दुनिया को कुछ देने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ अगले हफ्ते इसी मौजू पर और सियासत की अच्छाइयाँ और बुराइयों पर और इस मुल्क में क्या क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है, इस पे हम आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी बात आपकी समझ में शायद आ गई हो। मेरी दुआ है कि हम लोग अपने मुल्क को बचाने के लिए आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और उस गंगा जमनी तहज़ीब को कायम करें जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।